हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 5 जिसके अंतर्गत हिंदी कविता आता है। आज की क्लास में हम एक ही क्लास में आपके इकाई 5 पूरा रिवीजन हो जाएगा। इकाई 5 के अंतर्गत जितने भी कविता दिए गए हैं उन सभी कविताओं का रिवीजन इसी क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए, खास करके यूजीसी नेट के बच्चों के लिए यह अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। इकाई 5 हिंदी कविता। सबसे पहले हम भारतेंदु युग कविधारा देखेंगे। यह 1843 से 1867 ईस्वी। भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से उक्त धारा के नाम से जाना जाता है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी। इस कविधारा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। रीवा नरेश रघुराज सिंह, इसकी रचना है सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, राम स्वयंवर, भक्ति विलास आदि। सेवक कवि, इसकी रचना है नखशिख वाग विलास। सरदार कवि की कविता रामलीला, प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य सरसी आदि। गोपाल चंद्र गिरधर दास की कविता राधा स्रोत, राम कथा अमृत, गोपाल स्रोत, जरासंग वध। मित्रों, गोपाल चंद्र गिरधर दास या भारतेंदु जी के पिताजी हैं। चलिए देखते हैं भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के आधार पर भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ अंतर्विरोधों का साहित्य, श्रृंगारिकता की चेतना, भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। भारतेंदु युग रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु ने लगभग 70 कवि कृतियों की रचना की है। भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था है कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी काशी, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी, तदीय समाज 1873 ईस्वी। ये कविताएं ब्रज भाषा और खड़ी बोली में लिखते थे। भाषा अति सहज, सरस, सहज और ब्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। रिपन अष्टक 1884 ईस्वी नामक कवि भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखी। भारतेंदु की मुकरियाँ और उर्दू की कविताएं खड़ी बोली में है। भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, महात्म्य, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, बकरी विलाप, बंदर सभा, विजय वल्लरी आदि। यह सभी भारतेंदु जी के कविता हैं। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। अब हम भारतेंदु युग के दूसरा कवि बद्री नारायण चौधरी के बारे में देखेंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया। ये उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है।
आनंद अरुण उदय इनकी देशभक्ति की भावना से युक्त कविता है। अन्य कृतियाँ जीर्ण जनपद, हार्दिक, हर्ष, आदर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी आदि। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन प्रताप लहरी है। मिश्र जी का स्थान हास्य व्यंग्य कविताओं में अग्रणीय है। इन्होंने लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुणा दशा का मर्मिक चित्रण हुआ है। इनकी देशभक्ति परक कविताओं के व्यंग्य में अद्भुत मारक शक्ति है। प्रमुख कृति प्रेम पुष्पांजलि, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास, अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखी। इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्ण आश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्राकृतिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियां हैं। अब हम द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे। 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के महत्व को देखते हुए इसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ: राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्य की स्वउद्देश्यता पर बल, कवि रूप की विविधता। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी कविताएं: श्रीधर पाठक, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। एकांतवासी योगी की रचना लावणी और ख्याल शैली में हुई है। श्रांत पथिक रोला छंद में रचित है। ऋतु संहार के अनुवाद में ब्रज और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग हुआ है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं। एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। अन्य पुस्तक मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, देहरादून धन विजय आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यह भी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। इन्होंने गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूर्यदास कहा। अन्य प्रमुख कविताएं: कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, कवि उपवन, ऋतु मुकुर, रस कलश, चुभते चोपदे, परिजात। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में लिखा, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ी रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। इनके अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। सर्गो नरक ठेकान नाही इनकी प्रसिद्ध कविता है। अन्य रचनाएं: कवि मंजूषा, सुमन, कविता कलाप, विनय विनोद, ऋतु तारगनी, गंग लहरी आदि। मैथिशरण गुप्त, इनकी पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। मैथिशरण गुप्त जी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। गुप्त जी ने रसिक केंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी के यश का आधार उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लोचन प्रसाद पांडे को उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप कवि विनोद तथा साहित्य वचस्पति की उपाधियां प्राप्त हैं। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया। द्विवेदी मंडल के कवि
अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राजचरित्र उपाध्याय, गिरिधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे। साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी कवि की संज्ञा दी। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना पर आधारित है। विष्णुप्रिय चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखा गया। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अब हम छायावाद के बारे में देखेंगे। छायावाद 1919 से 36, 1918 भी दिया हुआ रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1918 से 1936 छायावाद। दोनों में से ऑप्शन में जो भी रहे 1918 या 1919 दोनों में से जो भी मिले एक टिक लगा दीजिएगा। लेकिन 1919 और 1918 दोनों रहेगा तो वहाँ पर 1918 ही लगाइएगा। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया। वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य, अस्पष्टता। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम प्रमुख है। लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं: स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, वेदना की विवृत्ति, प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय स्वर। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नामवर सिंह का कथन। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा का कथन। प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं: जयशंकर प्रसाद, इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। इनकी पहली पुस्तक उर्वशी चंपू काव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली में प्रसाद का पहला काव्य है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। चित्राधार प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। आशु प्रसाद कृत विरह प्रदान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं: वर्ण मिलन 1909 ईस्वी, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, प्रेम पथिक 1913, झरना 1918, आंसू 1925, कव्यानी 1936। कव्यानी प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है। चलिए अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखते हैं। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916 ईस्वी। इन्हें छायावाद का सलाक पुरुष कहा जाता है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज के असमय मृत्यु पर लिखा शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा निराला और छायावाद की अत्यंतम उपलब्धि है। संध्या काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। निराला की प्रमुख रचना: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938,
कुकुरमुत्ता 1942, अरुणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 ईस्वी आदि। चलिए अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में देखेंगे। इसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पहली कविता गिरजे का घंटा थे। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पल्लव कवि संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। युगांत छायावाद के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशन से प्रगतिवाद का उदय होता है। चिदंबरम पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। प्रमुख रचनाएं ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 ईस्वी। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी जी में ही पाई जाती है। इन्होंने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे। इनके गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा और अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेरणा निवेदन के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा जाता है। निहार की भावुक निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी। रश्मि कवि संग्रह पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। प्रमुख रचना निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 आदि। रूप राशि चित्ररेखा निश्चित राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। चिर स्पर्श ऋतंभरा करण सेतुबन केकई बैठो मेरे पास ज्वाला कलेजे के टुकड़े केदारनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। अब हम उत्तर छायावाद के बारे में देखेंगे। ये ऐसी कवि हैं जिन्होंने छायावाद में लिखना आरंभ किया। इनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी है ना विशुद्ध प्रगतिवादी। ऐसे कवियों को इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? उत्तर छायावाद के अंतर्गत। डॉक्टर नागेंद्र ने इन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम और मस्ती का कवि कहा है। मक्खनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध है। केदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। हेमकिरीटिनी 1941, हेमतारगिनी 1948 और हेमकिरीटिनी 1941, माता 1951, युगचरण 1956 प्रमुख कृतियाँ अर्थात प्रमुख कविता कह सकते हैं क्योंकि यह टॉपिक ही कविता का है। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें समय सूर्य आधैर्य का कवि कहा जाता है। रश्मि रथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई कविता। रेणुका 1935, ओंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, दिल्ली 1954, उर्वशी 1962, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 आदि प्रमुख कविता है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। इनका प्रथम कवि संग्रह मौर्य विजय है। अनाथ, दुर्बदल, विषाद पथ्य इनकी रचनाएं हैं। जालियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। प्रेम और मस्ती का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील आदि हैं। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद नाम
से एक नए वाद का प्रवर्तन किया। बच्चन जी के ऊपर उमर खयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा। उससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश की रचना की। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। खादी के फूल पंत जी एवं बच्चन जी की संयुक्त रचना है। अब हम प्रगतिवाद से संबंधित देखेंगे। 1936 से 43 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला जिसे प्रगतिवाद कहा जाता है। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैकिकता तथा काल्पनिक करुणा इत्यादि का विरोध किया। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी काव्य का प्रमुख आधार है। इन लोगों के अनुसार समाजवादी अर्थातवादी अर्थात को देखने का एकमात्र तात्विक दृष्टि है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी है। प्रगतिवाद के संदर्भ में आगे की मान्यता प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचीकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बंधे बंधाए नहीं हैं। अब हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में देखते हैं। ये अपनी कवि यात्रा के शुरुआती दिनों में बलेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केन नदी से अत्यधिक लगाव के कारण इन्हें केन का कवि कहा जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, जहाँ तक प्राकृतिक चित्रण का संबंध है, केदार छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रमुख रचना युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार। नागार्जुन यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिली मिश्री नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें प्रगतिवाद का सलाक पुरुष कहा जाता है। राम के प्रति इनकी खड़ी बोली में प्रकाशित प्रथम रचना है। अपनी कविता में प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा। पत्रहीन नग्न छाछ मैथिली में लिखित एक महत्वपूर्ण काव्य है। इसके लिए 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन की कविताओं को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा। सिंदूर तिलकित बाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी महत्वपूर्ण कविता है। प्रमुख रचनाएं युग धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियां 1975। वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कविताओं के केंद्र में गांव और उसकी समस्याओं का चित्रण है। त्रिलोचन सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। चलिए अब हम प्रयोगवाद के बारे में देखते हैं। व्यक्तिवाद या वैकिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से मानी जाती है। आधुनिकतावाद का आरंभ भी प्रयोगवाद से माना जाता है। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे थल्ले का धंधा कहा। प्रयोगवाद का प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। इससे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। आगे ने प्रयोगवादी कवियों को राव का अन्वेषी कहा। आगे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। डॉक्टर नागेंद्र, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। आगे का कथन, प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। नई कविता
छठे दशक का कवि आंदोलन नई कविता के नाम से जाना जाता है। यह नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। नई कविता में नए शब्द तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त करता है। बच्चन सिंह के अनुसार दूसरा सप्तक 1951 के प्रकाशन में प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देव नारायण शाही को जाता है। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, हालांकि मार्क्सवादी प्रभाव भी देखने को मिलता है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। मुक्तिबोध का कथन। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। अज्ञेय का कथन। तार सप्तक के कवि पहला अज्ञेय, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा प्रभाकर माचवी, पांचवा नेमित चंद्र जैन, छठा गिरिराज कुमार माथुर और सातवां भारत भूषण अग्रवाल। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञेय की कविता भागवत 1933, इत्यालम 1946, हरिदास पर छंबर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, नदी की बाग पर छाया 1981। मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्यवाद मुख्य रूप से विद्यमान है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। अंधेरे में कविता को नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, भोरी भोरी खाक ढोल 1980। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, कुछ कविताएं 1059, कुछ और कविताएं 1061, चुका भी हूँ मैं नहीं 1975, बात बोलेगी 1981, सुकून की तलाश 1998। भवानी प्रसाद मिश्र ये गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। उदय प्रकाश जी इन्हें कविता का गांधी कहा है। इनकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। रचनाएं: गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973। समकालीन कविता। 1960 के बाद कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है। इनमें कई काव्य आंदोलन विकसित हुए। कविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन आदि। कविता आंदोलन पर पश्चिम की एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था। कविता किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा उसके नियमों को खारिज करती है। सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति उभर रही थी जिसे जनवादी कविता कहा गया। प्रमुख समकालीन कवि और उनकी कृतियाँ: राजकमल चौधरी की कविता काकवती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। लीलाधर जागोडी की कविता नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश, ईश्वर की अध्यक्षता में जितने लोग उतने प्रेम आदि। कैलाश बाजपेयी की कविता साक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर आदि। धूमिल की कविता संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। मंगरेश डबराल की कविता पहाड़ पर लालटेन 1981, हम जो देखते हैं 1995। अरुण कमल की कविता अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार,
दुष्यंत कुमार की कविता सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप। राम दशरथ मिश्र की कविता पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, आग कुछ नहीं बोलती, शब्द से तू, बारिश में भीगते बच्चे, आम के पत्ते। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। गज़ल और संबंध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। फिराक गोरखपुरी का कथन है। कविता एवं कवि संग्रह, जूही की कली कविता जो कि परिमल कविता संग्रह में शामिल है 1930 ईस्वी। जागो फिर एक बार कविता परिमल कविता संग्रह 1930 में शामिल है। सरोज स्मृति कविता अनामिका 1938 कविता संग्रह में शामिल है। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका कविता संग्रह में 1938 में शामिल है। कुकुरमुत्ता कविता कुकुरमुत्ता 1943 कविता संग्रह में शामिल। बांधो ना नाव इस ठाव बंदो कविता अर्चना 1950 कविता संग्रह में शामिल है। परिवर्तन कविता पल्लव कविता संग्रह में 1928 में शामिल है। प्रथम रश्मि कविता वीणा कविता संग्रह में 1927 में शामिल। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता युगांत कविता संग्रह में 1936 में शामिल। बीन भी हूँ मैं तुम्हारे रागनी भी हूँ कविता निर्जा कविता संग्रह में 1934 में शामिल। मैं निर्भरे दुख की बदली कविता संध्या गीत कविता संग्रह में 1936 में शामिल। फिर विकल है प्राण मेरे कविता संध्या गीत कविता संग्रह में 1936 में शामिल। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता दीप शिखा कविता संग्रह में 1942 में शामिल। कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में 1959 में शामिल। बादल को घिरते देखा कविता युगधारा कविता संग्रह में 1953 में शामिल। मनुष्य हूँ कविता युगधारा कविता संग्रह में 1953 में शामिल। अकाल और उसके बाद कविता सतरंगों पंखों वाली कविता संग्रह में 1959 में शामिल। खुरदरे पैर कविता सतरंगे पंख वाली कविता संग्रह में 1959 में शामिल। कलगी बजरे की कविता हरे घास पर क्षण भर कविता संग्रह में 1949 में शामिल। या दीप अकेला कविता बाबरा हेरी कविता संग्रह में 1952 में शामिल। असाध्य वीणा कविता आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में 1961 में शामिल। गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल कविता गीत फरोश कविता संग्रह में 1956 में शामिल। भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविता यह तीनों कविता चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में 1964 में शामिल है। नक्सलवाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन यह तीनों कविता संसद से सड़क तक कविता संग्रह में 1972 में शामिल है। रोटी और संसद कविता कल सुनना मुझे कविता संग्रह में 1977 में शामिल है। अब हम महत्वपूर्ण कथन एवं कवि पंक्तियाँ देखेंगे अर्थात इकाई 5 के अंतर्गत जितने भी कविता दिए गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ से देखेंगे। रेवा तट पृथ्वीराज रसों का 27वां समय या सर्ग है। रेवा तट का मुख्य विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध तथा इसका प्रधान रस वीर रस है। वीर रस बेर बर झुकी लागो आसमान तो नंदन सोमेश को फिर बंधो सुरतान मिलट राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड रेवा तट जो मंड करो वन आपुब गज झुंड। आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। सबसे पहले हम मुकरियाँ देखेंगे। लिपट लिपट का वाके सोई छाती से छाती लगा
रोई, दाँत से दाँत बजा को ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन न सखी तारा। बिन आए सबई सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरी भई लागवत छाती, क्यों सखी साजन न सखी पाती। अब हम अमृत किस्मों के पहेलियों को देखेंगे। लोहे के चने दांत दांत तले पाते हैं उसको, खाया हुआ नहीं जाता पर खाते हैं उसको, उत्तर रुपया। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, उत्तर लोटा ना था। गौरी सुंदर पतली कहर, कहर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चले जेठ के संग, उत्तर अरहर की दाल। आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, उत्तर भुट्टा। एक नारे के दो हैं, एक नारे के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ढाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग, उत्तर चक्की। ऊपर से एक रंग हो, भीतर चीतीदार, सो प्यारे बातें करे, फिकर अनोखी नार, उत्तर सुपारी। एक जानवर रंग रंगीला, बिन मारे व रोए, उसके सिर पर 3 तिलाके, बिन बताए सोए, उत्तर मोर। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे नारी, जो मानिस इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले, उत्तर भौ। हाड की दे उज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की नाखून किया, वाका सर क्यों काट लिया, उत्तर नाखून। एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाव, ऐसी नार कुनार को, मैना देखन जाऊं, उत्तर मैना। कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंक्ति देखते हैं। लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन ताजे कबीरा, तो रामा ही कहा तिहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, ये है जन्म का लोहार रे। पूजा सेवे नम व्रत गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीऊँ पर से नाही, तब लग संशय मेल। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तरवार का, पड़ा रहने दो मयान। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की देखी। मोरी चुंदरी में पड़ी गयो दाग, पिया 5 तत्व की बानी चुनरिया, सुर से बंद लागो जिया। साधो देख जग बुरा ना साची, कहो तो मरण धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमान। तलफे बिन बलम मोर जिया, दिन नाही चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भौर किया। नैन की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के, पिया को लिया रिझाए। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। काल खड़ा सिर ऊपरे जागो बिराने मीत, जाका घर है गेल में सो कस सो निश्चित। जैसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी द्वारा संपादित पद्मावत का 30वां खंड, नागवती वियोग खंड। शुक्ल जी का कथन। नागवती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया, रत्नसेन, पद्मावती तथा नागवती।
नागमती चित्तौर पत हेरा, पियो जे गए पुनि किन्ह न फेरा। नागर कहो नारी बस पारा, तेहि मोहि पी मोसो हारा। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरहा धुंध दल बाजा। धोम शाम धोरे घन घाये, श्वेत ध्वजा बागपति दिखाए। नागवती वियोग खंड में 12 मासा का वर्णन है, जो आषाढ़ मास से शुरू होता। वियोग खंड में प्राकृतिक और दीपन रूप से वर्णन है। सूर्यदास भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सूर्य सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। पुस्तक में कुल 400 पद है। वक्तव्य और आलोचना शुक्ल जी ने और आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। रामचरितमानस उत्तरकांड तुलसीदास का कविता है। उत्तरकांड के अंतिम भाग हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि इसे तुलसी का भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार में अभिव्यक्त हुआ है। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाए, आवत नगर कुशल रघुराई। आए भरत संग सब लोगा, किस तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधारी धुन सायक। फुलहि फरहि सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज व्यारु, बिसरई सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कहूँ भक्ति पथ कवन, पयासा जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सड़ाई। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलि मल सवनी मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गवाही सुरति सूरी। बिहारी सत्यसाई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। सत्यसाई गाथा सप्तशती के परंपरा की रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की जाई परे श्यामु हरित दूती होई। फिरी फिरी चितु उतहि रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भय भोर की नाव। पलक पिक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल। आजू मिले सुभाली करी, भले बना हो लाल। कहत नटत रिझत खीजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत है ने नन्नू ही सब बात। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनुप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे ना झार। घनानंद कवित संपादक विश्वनाथ मिश्र। पंकित लजनी लपेटी चितवनी भेद, भय भरी लसती ललित लोल चख तिरछनी में। जल के अति सुंदर आंगन, गोर छके दृग रजत कनन छावे। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, सरस ऊपर जाती है।
छाव को सदन मोद मंडित वदन चंद त्रिसिद चखनी लाल कब धो दिखा आही। चटकोलो भेख करे मटकीली भांति सोही मुरली सधर धरे लटकट आहो। जसो प्रीति ताही निठुराई सो निपट ने कैसे करी जी की जरनी सो जतहि महानिर्दयी दयी कैसे के जीवाहूँ जीव वेदना की बढ़वारी कहाँ लो दुराई। ये प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो कैसे रहे प्राण जे अनखी अरसायो। तुम तो उद्गार दीन हीन अनि पायरो द्वार सुनिए पुकार यही को लो तरसायो। मीरा कविता संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। इनकी पंक्ति देखते हैं। तनक हरि चितवा महरी और हम चितवा थे चितवो न हारी हिवानो बड़ा कठोर महरी आशा चितवानी थारी और ना दूजा डोर उभय ठाढ़ी अरज करो छू करता करता भोर आसुआ जल आसुआ जल सिच सिच प्रेम बेल बुआ ददमथ घृत काढ़ा लय डार दया छुया। राना विसरो प्यालो भेजिया पिया मागन हुआ मीरारी लगन लगिया हो ना हो जो हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की कविता प्रिय प्रवास के बारे में देखते हैं। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ तथा यह 17 सर्गों में विभक्त है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में विभक्त है। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और लौट आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वां सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को निछावर कर देती है। इसकी पंक्ति देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रथम सर्ग से कमल का दल भी हिमपात से दलित हो पड़ता सब काल है। कल कलानिधि को खल रहु भी निगलता करता बहु कलांत है। चतुर्थ सर्ग से आते आंसू अति कठिनता से संभाले दृगों के होते खिन हृदय तल के सैकड़ों संशयों से। ठोड़ी पीछे प्रिय तनय के भोरी शोक अभिभूता नाना वामस सहित निकली गेह में से यशोदा। पंचम सर्ग से जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे प्रस करके गात उत्ताप खोना सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। षष्ठ सर्ग छठा सर्ग से ऐसी भी थे दिवस जब थी चित्त में वृद्धि पाती संवादों को श्रवण करके कष्ट उन्मूलन इच्छा उद्धव बीते दिवस अब वे कामना है विलीना भोले भाले विकच मुख की दर्शन उत्कंठा में। 10वां सर्ग की पंक्ति है।
जब कुसुमित होती वेलियां ओ लताएं, अब ऋतुपति आता आम की मंजरी ले। जब रसमय होती मेदिनी हो मनोज्ञा, जब मनसिज लता मतत मनसों में, सप्तदश सर्ग से। चलिए अब हम मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती के बारे में देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कविता भारत भारती, इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था और यह 3 खंडों में विभक्त है: अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। गुप्त जी की प्रसिद्धि का मूलाधार भारत भारती है। भारत भारती उन दिनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र बन गई थी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा को भरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारतवर्ष के संक्षिप्त दर्शन का काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्त जी की सृजनता की दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक कई सामाजिक आयामों पर विचार करने को विवश करती है। यह सामग्री 3 भागों में बांटी गई है। भूले हुए को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था। राजत्व क्या है, जगत हमको मानता आचार्य था। आतंक से पाया हुआ अभिमान कौन कोई मान है, खिंच जाए जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। अतीत खंड से। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे आज्ञा से, वे आज लज्जित हो रहे हैं। आधुनिक अनुसंधान से जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही। जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त है कल होंगे वही। अतीत खंड की पंक्ति। पानी बनकर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूखे से दिन रात मरते हैं यहाँ। वर्तमान खंड की पंक्ति। दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य 2 ही जीविकाएं वृत्तियां भिक्षा यहाँ। वर्तमान खंड से। विद्या बिना अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं, है तो मनुष्य हम किंतु रहते धनुजता के पास हैं। वर्तमान खंड की पंक्ति। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही है, पर वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक आहो उसके अधखिल भंडार में। तुलसी तथा सुर आदि के कुछ रत्न भी आधार है। वर्तमान खंड की पंक्ति। हम कौन थे क्या हो गए हैं जान लो इसका पता, जो कवि थे गुरु है ना उसमें शिष्य की भी योग्यता। भविष्य खंड की पंक्ति। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। भविष्य खंड की पंक्ति। है शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फलक है यही हो, दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। भविष्य खंड की पंक्ति। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भविष्य खंड की पंक्ति। इस योग हिंदी है तथापि अब तक निज पद पा सकी, भाषा बिना भावुकता अब तक ना हमसे आ सकी। भविष्य खंड की पंक्ति। साकेत मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। कविता है मैथिली शरण गुप्त की कविता साकेत के बारे में देखते हैं। यह 12 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1931 और इसका 9वां सर्ग और मिला विरह वर्णन है। साकेत श्री राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में
कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय पर स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया। मानस मंदिर में सत्यपति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। वेदना तो भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी से चाह अपने धने नभ में आप विचरते हैं जो हरा धरा को जो करते हैं ओ जल में मोती भरते हैं जो अच्छे उनका कोष सफल है उन्हीं घनों का घोष। प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार मृत्युदंड उन तात को राज तुझे धिक्कार। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो रहूं निकट विदूर व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष में डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। चलिए आंसू कविता के बारे में देखते हैं। इस कविता में कवि अपने जीवन में घटित सुख दुख अनुभूति के बारे में बताते हुए कहता है कि जीवन सुख और दुख की लीला भूमि है। यहाँ शोक और आनंद दोनों आते हैं। कवि को हमेशा से अपनी वेदना पर विश्वास है। एक प्रेमी के लिए सुख दुख दोनों नियति का दान और दोनों सामान्य है। इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा अब हृदय हिला देती है। वह मधुर प्रेम की पीड़ा बांधा था विधु को किसने इन कली जंजीरों में, मरने वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। कुसुमाकर रजनी के जब पिछले पहर में खिलता उस मृदु सिरों से सुमन सा मैं प्रातः धूल में मिलता। जिसके आगे पुलकित हो जीवन है जिसकी भरता, हाँ मृत्यु नृत्य करती मुस्काती खड़ी अमरता। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख में सुखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। काव्यानी। जयशंकर प्रसाद की कविता काव्यानी के बारे में देखते हैं। काव्यानी 15 सर्गों में विभक्त है और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। काव्यानी के सर्ग क्रमशः बाला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। काव्यानी की कथा मूलतः एक कल्पना एक फैंटेसी है जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय में सामाजिक परिवेश जीवन मूल्य सामायिकता का विश्लेषित सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया। यही कारण है कि इसके पात्र मनु, श्रद्धा और ईड़ा मानव प्रेम व बुद्धि का प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से काव्यानी अमर हो गई क्योंकि इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण काव्यानी में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया वह आज भी उतना ही सामायिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में रहा होगा। देवों का घमंड, स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप में स्वयं सृष्टि ने ही उनके उच्छृंखल व्यवहार को लेकर तीनों लोकों में प्रलय कर कैसे तोड़ा, या जहाँ पौराणिक ऐतिहासिक बात है वही
एक सबक है मनुष्यत्व के प्रति, धरती के प्रति, उनके मनमान्य व्यवहार के प्रति। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वैकल्पिक रो श्रद्धा स्वर्ग से। मानो तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी या वाणी तीखी कपित करती अमर अकुल, मन्नू को जैसे चुभ गया सूल। ईडा स्वर्ग से। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प आश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नाग पगतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। लज्जा स्वर्ग की पंक्ति। जीवन निषिद्ध का अंधकार, भाग रहा शिक्षित के अंचल में। मुख आवृत्ति कर तुमको निहार, तुम ईडे उषा से आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। ईडा स्वर्ग की पंक्ति। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली के बारे में देखते हैं। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता, जिससे जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन उसे छोड़कर दूर मल्यगिरी को पर्वत पर चला गया। सोती थी जाने कहाँ हो कैसे प्रिय आगमन वा। नायक के चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। जागो फिर एक बार कविता के बारे में देखते हैं। ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना कर भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया और उनकी कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया। इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए अनेक विश्व महापुरुषों का उदाहरण देकर भारतीयों को जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। अस्त चले रवि, शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है। देख यामिनी गंधा जगी। सरोज स्मृति कविता, सरोज स्मृति कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उद्धृत है। निराला जी अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेशन करते हैं। निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई है। पहली कविता का रचना काल 1935 और दूसरा का 1936। हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। सरोज स्मृति कविता पुत्री सरोज के असामयिक मृत्यु पर लिखी गई। कवि कविता में अर्थात जीवन को चित्रित करता है। कवि जीवन में दुखों के साथ साथ ही सरोज की स्मृतियों का चित्रण करते हैं। सरोज स्मृति में कवि निराला के वे दिन याद आते हैं जब वे दूर स्थित प्रवास से करीब 2 वर्ष बाद अपनी पुत्री सरोज को देखने अपने ससुराल गए। आज शब्द अधरों का सूना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर ज्योति अस्तरन के चरणों पर। अस्तु में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका उत्तम पोषण। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। मुझ भाग्यहीन की तुम सबल, युग वर्ष बाद की जब हुई विकल। दुखी जीवन की कथा रहे क्या कहूँ आज जो नहीं कहें। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी इस
का सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ था। इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया। चूँकि यह एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल के सर्वविख्यात रामकथा के एक अंश है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बंगला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। स्त्री राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रहा उठता जग जीवन में रावण जय भय। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक सिद्धि हो रघुनंदन। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी है उधार प्रिय का हो ना सका वह एक और मन रहा राम का जो ना थका। होगी जय ही पुरुषोत्तम नवीन कहा महाशक्ति राम ने वंदना में हो विलीन। कुकुरमुत्ता कविता या निराला का सामाजिक चेतना प्रगतिवादी प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। कवि ने इस कविता में अपने व्यंग्य का निशाना किसी एक व्यक्ति या वर्ग को नहीं बनाया तो कभी वे पूंजीपतियों पर व्यंग्य करते हैं तो कभी थोथे समाजवादियों पर जो व्यंग्य की बकवास करते हैं। यही नहीं उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी व्यंग्य किया। इस कविता में निराला ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के टकराव का भी चित्रण किया। आबे सुन बे ओ गुलाब भूल मत जो पाई खुशबे रंगो आब खून चूसा खाद का तूने आशिष्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उद्धृत है। निराला जी ने अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेशन करते हैं। बांधो नाव कविता में कवि ने डलमाऊ के पक्के घाट पर बने गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी की याद में लिखी थी। कवि कहते हैं इस ठाव पर नाव मत बांधो। यह घाट वही है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर आंखें रह जाती थी फंसकर कपते थे दोनों पाँव बंधु। सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि कविता के कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाली स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया। प्रथम रश्मि के आने से पहले जैसा पूरा विश्व स्तब्ध था जड़ चेतन सब एकाग्र थे एक थे विश्व में जैसा शून्य अवकाश था इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था लेकिन अब चेतना जाग गई। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है प्रथम रश्मि का आना रांगिनी तू कैसे पहचाना। शशि किरणों से उतर कर भू पर कामरूप नभचर चुम नवल कलियों पर मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्कान। परिवर्तन कविता यह कविता 1924 में लिखी गई है।
गई थी। कविता रोला छंद में रचित है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक कवि संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रेड महाकाव्य कहा है। स्वयं पंत जी इसे पल्लव काल का प्रतिनिधि रचना मानते हैं। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना। यह सब कुछ परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं। जग के विक्षत वक्ष स्थल पर जगत का अस्तित्व अविरत हतकंप तुम्हारा ही भय सूचन। निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण। ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता की पंक्ति। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। इस कविता में महादेवी ने दार्शनिक मतों का सहारा लेकर भेद में अभेद की स्थापना की है। यात्रा दैत्य से आदैत्य की तरफ है। इस कविता की सुंदरता इस बात में है कि इसका एक अर्थ रहस्यवादी ढंग से ईश्वरीय प्रेम का अर्थ देता है तो दूसरी तरफ स्त्री जीवन की पूर्णता का अर्थ देता है। प्रलय में मेरा पत्ता पदचिन्ह जीवन में साप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री जीवन की तुलना बादलों से करती है। वह स्वयं दुखों को झेलती हुए सामाजिक जीवन के मंगलमयता की कामना करती है। कवित्री अपने इस प्रतिदान के बदले किसी बात की अपेक्षा नहीं करती है। रज कण पर जल कण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। शुद्धि मेरे आगम की जग में सुख की सी हरण हो अंत खिली। फिर विकल है प्राण मेरे कविता की पंक्ति। नभ डूब पाया ना अपनी बाढ़ मैं भी क्षुद्र तारे ढूंढने करुणा मृदुल घन चिर कर तूफान हारे। अंत में तब मैं बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो कविता की पंक्ति। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्त्रों बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन मसीह सागर का पंथ गया बन। रामधारी सिंह दिनकर की कविता उर्वशी। पुरुरवा उर्वशी से कहता है। यह 5 अंकों में विभक्त एक काव्य नाटक है जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। प्रमुख पात्र पुरुरवा महर्षि 54 आयु विश्वमना उर्वशी वशी नरीशु कन्या। इस कृति में पुरुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। पुरुरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी अन्य छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती। प्रेम और सुंदर का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या स्नेह का सौंदर्य को उपहार। रस चुंबन नहीं तो और क्या चुमता हूँ दूब को जल को प्रसून पल्लवों को वल्लरी की बाह भर उर से लगाता हूँ। बालकों सा मैं तुम्हारे वक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गयन भरा है।
खींचता हूँ प्राण को उस गंध की भीनी लहरें से और अंगों की विवाह की विचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूँ कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूँ कहाँ पर। उर्वशी पुरुरवा से कहता तन से तुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन से मन से, किंतु विस्ना दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आँखों से आँखों में मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। या तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है। मंदिर के साधक व्रती पुष्प वन के कंदर पर ललित वे है योगी अनंत चिन्मय अरूप को रूपायित करने वाला भोगी जो लंत रमणी मुख पर चुमन अधीर धरने वाला शिखरों में जो मौन वही झरनों में गरज रहा है ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त के ताम में। तब किस भय से भाग रहे नीचे की तिमिरपुरी से, शिखरों पर कौन लोभ ऊपर को खींच रहा है। दो दीपों की सम्मिलित ज्योति व एक शिखा जब जागती है मन के अगाध रत्नाकर में यह देह डूबने लगती है। रश्मि रथी कविता दिनकर का है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ। रश्मि रथी जिसका अर्थ है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 सर्ग है। इसमें कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण किया गया। रश्मि रथी में दिनकर ने कर्ण की महाभारती कथानक से ऊपर उठकर उसके नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया। रश्मि रथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंधों के बहाना हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग। प्रथम सर्ग की पंक्ति। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। प्रथम सर्ग की पंक्ति। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है मानवता के महागुणों की सत्ता भूल ना जाता है। द्वितीय सर्ग की पंक्ति। है कोई विघ्न ऐसे जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पा उखड़। तृतीय सर्ग की पंक्ति। जब नाश मनुज पर छत है पहले विवेक मर जाता है। तृतीय सर्ग की पंक्ति। याचना नहीं आवरण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। तृतीय सर्ग की पंक्ति। जीवन का मूल समझता हूँ धन को मैं धूल समझता हूँ। तृतीय सर्ग की पंक्ति। प्रसादों के कनक भाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुना ना होता कंचन पर कभी नाश होता। तृतीय सर्ग की पंक्ति। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। चतुर्थ सर्ग की पंक्ति। हो चुका धर्म के ऊपर नेछावर हूँ, मैं चढ़ा नैवेद्य देवता पर हूँ। पंचम सर्ग की पंक्ति। पर हाय मनुष्य के भय अभी तक भी खोटे के खोटे हैं, हम तो बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। षष्ठम सर्ग की पंक्ति। माई का सूर्य होना चाहता हूँ, विवाह का तुर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। सप्तम सर्ग की पंक्ति।
नागार्जुन की कविता कालिदास। पंकित, कालिदास कविता की पंकित। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन की कविता बादल को घेरते देखा। यह कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युग धारा में संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। बादल को घेरते देखा कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के मेघदूत है जो विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध कर प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कविता कल्पना दृष्टि से कालिदास से निराला की कवि परंपरा की सारथी है। पंकित, कहाँ गया धनपति कुबेरवा, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जड़ों में नव चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझार नील से गरज गरज बढ़ते देखा। मनुष्य हूँ कविता की पंकित। उरु रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें साथ साथ घोड़े का वह रथ नहीं चाहिए मुझको, नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। अकाल और उसके बाद कविता की पंक्ति। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के भीतर कई दिनों के बाद। खुरदरे पैर कविता की पंक्ति। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। शासन की बंदूक कविता की पंक्ति। जली ठुड्ड पर बैठकर कोकिल कुक, बाल न बांका कर सका शासन की बंदूक। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय की कविता कलगी बजरे की पंक्ति। ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। आगे की कविता हरिघास पर क्षण भर पंकित। प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर भुला सके हम नगरी को बेचैन, बुदकती गड मड अकुलाहट और ना माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली। यह दीप अकेला कविता की पंक्ति। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधुमाता पर, इसको भी पंकित को दे दो। या प्राकृत स्वयंभू ब्रह्म अच्युत, इसको भी शक्ति को दे दो। आषाढ़ी वीणा कविता की पंक्ति। आषाढ़ी वीणा कविता की कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जिसका संकलन ओकाकुरा की पुस्तक टाइमिंग ऑफ द हार्प से किया गया। इस कथा के अनुसार एक जादूगर ने किरीट नामक विशाल वृक्ष से एक वीणा बनाई। जापान के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा। कई कलावंतों के प्रयास के बाद अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीओ ने अपनी साधना द्वारा उस वीणा को बजाया। यह एक बौद्ध मिथक पर आधारित कविता है जिसके माध्यम से अज्ञेय ने सार्थक बिंबों का सृजन किया। नई कविता में बिंबों के काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदी कविता में अज्ञेय की विशिष्ट पहचान का एक कारण उसकी सही बिंब योजना है और आषाढ़ी वीणा इस धरातल पर उसकी सर्वाधिक सशक्त कृति। आषाढ़ी वीणा कविता की पंक्ति। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन। अशेष प्रभामय श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। धीरे बोल राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। कितनी नावों में कितनी बार कविता की पंक्ति। केवल चुंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ।
भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। वह इस कविता में गीत के चरित्रों को दर्शाना चाहते हैं कि आज की कविता कर्म को लेकर कवि की मनोदशा कैसी है। आज का कवि किस प्रकार से लाचार और विवश हो गया है। आज के कवि की कविता में लाचारगी परिलक्षित होती है और वहाँ उन लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता है कि वह किसी शौक के लिए इस कार्य को नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें मजबूरी में इस कार्य को करना पड़ रहा है। इसलिए कवि कहता है कि वह हर तरह के गीत बेचता है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने बेच दिया ईमान, है गीत बेचना बिल्कुल वैसे पाप। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के जंगल कविता की पंक्ति। नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, और महुए से लपकती मत करती बास आती। गूंजे उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। दसों इनमें डर नहीं मौत का, या घर नहीं उतर कर बहते अनेकों। कल कथा कहते अनेकों। मुक्ति बोध की कविता भूल गलती। पंकित भूल गलती कविता की पंकित। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालना नामंजूर। उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त तप्त प्लावित स्वर। ब्रह्मराक्षस कविता की पंक्ति। ब्रह्मराक्षस कविता फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता रही। इस कविता की रचना 1957 में हुई थी। ब्रह्मराक्षस कविता चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित है, जो सन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन के 5 वर्ष बाद तब मुक्तिबोध इस कविता में संशोधित करते रहे, किंतु ये पंक्तियाँ फिर भी रह गई। ब्रह्मराक्षस का अर्थ होता है मृत्यु के बाद प्रेत योनि को धारण करने वाला ब्राह्मण। इस कविता में जो ब्रह्मराक्षस है वह अपने पूर्व मानव योनि में एक प्रकांड महत्वाकांक्षी विद्वान था, किंतु अपनी आत्मचेता को अर्थात महत्व नहीं मिला और प्राणों से उसकी अनबन हो गई। आत्मचेतना को विश्व चेतना बनाने के अभिलाषा में अपने विराट व्यक्तित्व को लेकर सच्चे गुरु की तलाश में वह दर दर भटकते रहा, पर उसे योग्य गुरु नहीं मिला, जिससे अतृप्त आत्मा ब्रह्मराक्षस बन गया। पंकित। घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाएं छाती मुँह छबाछब, खूब करते साफ फिर भी मेल। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। विश्व चेतस बेबनाव महता के चरण में था विषाद आकुल मन। अंधेरे में कविता के बारे में देखते हैं। अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की बड़े ही मार्मिक कविता है। मुक्तिबोध अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि निराशा से भरे आम आदमी के जीवन का वर्णन करता है। उसे लगता है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस आज़ादी को पाया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बलिदानी किस गुमनाम अंधेरे में खो गए। अंधेरे के माध्यम से मुक्तिबोध आत्म तत्व की खोज कर रहे हैं, ताकि उससे समुची मानवता का जोड़ा जा सके। यहाँ अंधेरा आदमी के अवचेतन का और बाहरी सामाजिक विसंगतियों का भी है। पंक्ति देखते हैं। वह बिठा देता तुंग शिखर के, खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, घना व डरावना अवचेतन की जुलूस में चलता। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया। तिलक की पाषाण मूर्ति है निसंग, स्तब्ध जड़ीभूत
नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सासा, कंधे पर कुछ नहीं, वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है। पर कमजोरियां सब मेरे संग है, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, उनके ख्यालों में यह सब गप है। मात्र किंवदंती परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वही मेरी गुरु है, गुरु है। धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरा प्रजातंत्र की तलाश है, सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर, और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। मोचीराम कविता। मोचीराम के माध्यम से कवि उस बनने की हरकत और बेशर्मी का अर्थात वर्णन करता है। कवि ने मोची राम के दुख को व्यक्त किया है, क्योंकि बनिए उसको उसकी मेहनत के पूरे पैसा नहीं देता और उसकी अभद्र भाषा भी सुनाता है। मोचीराम दुखी है। कवि का मानना है कि पैसा एक व्यक्ति का बोध कराता है, जबकि भाषा पर किसी भी जाति का हक है। भाभी जी सच कहूँ, मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छुटकर भेड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता सभी लोगों की तरह। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। अकाल दर्शन कविता। अकाल दर्शन शीर्षक कविता में कवि प्रश्न करता है, भूख कौन उपजाता है? चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहाशा से बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि इस कविता के मार्फत उन लोगों को तलाशता है जो देश के जंगल में भेड़िए की तरह लोगों को खा रहे हैं, और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हैं। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरा देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्या है। रोटी और संसद कविता। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मित्रों, इकाई 5 कविता सेशन से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह सभी एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक कौन चाहिए वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। बहुत ही कम समय में एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका। हरिओम।